बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर ख़राब और एक बहुत ही जो बड़ी सबसे बड़ी स्टोरी है इस वक्त, हो सकता है कि पाकिस्तान का मीडिया उसको भूल जाए, पाकिस्तान में उसको दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन उसकी हिद्दत और शिद्दत, उसके आफ्टर शॉक्स नहीं, बड़े बड़े झटके जो हैं वो अभी आने हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और वो है इस्लामाबाद का कत्लेआम। ये इतनी बड़ी स्टोरी है, इतनी बड़ी खबर है और इतना बड़ा वबाल है कि जितना मर्जी हमारे हुक्मरान चाहें, खा वो रावलपिंडी के हैं या इस्लामाबाद के, जितना मर्जी वो चाहें, इससे बच नहीं सकेंगे। और इसलिए हर रोज हर कोई अपनी अपनी चमड़ी बचाने की कोशिश कर रहा है और मुतमईन कर रहा है, और अंदर से आवाजें उठ रही हैं। और चूंकि ये एक ऐसा जुल्म और बर्बरियत की गई है कि लोग जनरल डायर को याद करने लगे हैं, जनरल डायर को, जनरल याहिया को और यजीद और शमर को वो याद कर रहे हैं। और लेटेस्ट चूंकि इसकी मुमासलत जनरल डायर के जलियांवाला बाग से बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा मुमासलत मौजूद है। और इसीलिए जो आलमी बिरादरी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसको ये समझने में कोई मुश्किल नहीं कि ज़ाहिर है जलियांवाला बाग जो है वो, उसमें जनरल डायर और बरसगीर पाक व हिंद और अंग्रेज़ों की हुकूमत और जिस तरीके से वो किया, और उसकी इंक्वायरी हुई, जनरल डायर को तब्दील किया गया, बुलाया गया वापस। और इसीलिए बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि इस्लामाबाद का जो ब्लू एरिया है, डी चौक नहीं, रेड जोन नहीं, नो गो एरिया नहीं, ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये बात आप ज़रूर इस बात को हाईलाइट करें कि ये नो गो एरिया नहीं था, ये रेड जोन नहीं था, ये रेड लाइन नहीं खींची हुई थी, ये डी चौक नहीं था। ये बात नोट कर लें कि कोई भी एक भी हलाकत, एक भी कारकुन जो है वो रेड जोन में गया ही नहीं, वो डी चौक गया ही नहीं, क्योंकि जो एक फसील खड़ी हुई थी कंटेनर्स की, वो उधर नहीं गए। और जो ऊपर गए, जिसको नमाज पढ़ते हुए जिसको धक्का दिया गया और उसके बाजू और उसके टांगें टूट गईं, वो नौजवान जो है उसको ऊपर से धक्का गया है, वो भी डी चौक के कंटेनर पे रखे हुए थे, वहां पे था, और उसको भी धक्का देके फारिग कर दिया गया। वो भी रेड जोन में नहीं था, उससे अगला सारा इलाका जो है वो फ्री मूवमेंट के लिए था। ये बात ज़हन में रखिएगा। और ये रेड जोन का भी कॉन्सेप्ट हमने आज खुद बना लिया कि ये रेड जोन है, और अक़वाम मुत्तहिदा से ज़्यादा सेंसिटिव तो कोई एरिया नहीं हो सकता जिसमें दुनिया भर के हुक्मरान जाते हैं। जनरल असम्बली का जब सेशन होता है, सारे दुनिया के हुक्मरान वहाँ पे जाते हैं, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट वहाँ पे खिताब करते हैं, और उसके बिल्कुल सामने एहतजाज हो रहा होता है, और वो भी जो चाहे वहाँ पे जाके एहतजाज कर सकता है, और वो भी रेड जोन नहीं होता। और वहाँ उन्होंने भी कोई रेड जोन का कॉन्सेप्ट नहीं किया हुआ कि जी ये रेड जोन है, आप आ नहीं सकते। व्हाइट हाउस के सामने जहाँ पे सुपर पावर के सदर साहब रहते हैं, उनकी रिहाइश का, सरकारी रिहाइश का, वहाँ पे भी एहतजाज हो सकता है। अभी पिछले दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप की जो निजी रिहाइशगाह है, जो कि इस वक्त वो प्रेसिडेंट जीत चुके हैं, वहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानीज गए हैं एहतजाज करने के लिए, एहतजाज करके आए हैं, और किसी ने गोली नहीं चलाई, किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, किसी ने मुकदमात दर्ज नहीं किए, और किसी ने वहाँ पे कत्लेआम नहीं किया। यही बरतानवी वजीर आजम 10 डाउन स्ट्रीट है, वहाँ पे भी एहतजाज होता है, और वो भी रेड जोन नहीं है, और वहाँ पे भी वो बताते हैं कि आएँ और आके एहतजाज करें और अपनी बात करें। तो वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो इस वक़्त भी वो जाते हैं और एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। तो इस लिहाज़ा ये बात बार-बार ये करनी पड़ेगी। लिहाज़ा इस रेड ज़ोन में जो कुछ कत्लेआम हुआ, हुआ ये है जनाब कि बात जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया था, वही हुआ। और अब हर कोई अपनी-अपनी वज़ाहत कर रहा है, अपनी जान छुड़वा रहा है। मरियम साहिबा अपनी जान छुड़वाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है,
उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि कत्लेआम हुआ है और इसका जुर्म क्या है और इसकी सज़ा क्या है। इसकी सज़ा पाकिस्तान के कवानीन में हो या ना हो और वो दबा सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्राइम हुआ है, बैनुल अक़वामी जुर्म हुआ है ये। ये बात नोट कर लें कि ये बैनुल अक़वामी जुर्म हुआ है, इंटरनेशनल क्राइम। ये अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन के, आलमी कवानीन के, आलमी रूल्स के एक खिलाफ गया है। अगर उन्होंने जनरल डायर को माफ़ नहीं किया था और उसको तब्दील कर दिया था, तो वो इधर भी यही कुछ है, पाकिस्तान में उससे ज़्यादा हुआ है। तो बहरहाल सिचुएशन ये है कि वो भी जनरल डायर वाला मामला जो जलियांवाला बाग है, वो भी उस वक़्त एक काले कानून के खिलाफ वो एहतजाज हो रहा था, काले कानून के खिलाफ। और वो काला कानून क्या था कि हिंदुस्तानियों को जब चाहें उनको उठाया जा सकता है, उठा के बंद किया जा सकता है और 2 साल के लिए कोई पूछेगा नहीं, 2 या 3 साल के लिए कोई पूछेगा नहीं, किसी अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। ये काला कानून था, रोवलेट एक्ट कहते हैं उसको। रोवलेट एक्ट 1919 1918 में वो शुरू हुआ, 1919 में उसको लागू किया गया। रोवलेट एक्ट था जिसके तहत अंग्रेज हुकूमत को ये इख्तियार दे दिया गया था कि आप किसी भी हिंदुस्तानी को ये कह कर के वो दहशतगर्द है उठाएंगे और उठा के 2 साल के लिए बंद कर देंगे, आपसे कोई नहीं पूछेगा। ये रोवलेट एक्ट था और यही कुछ जलियांवाला बाग वाला जो है एक्शन रिप्ले और एपिसोड यहाँ पे रिपीट हुआ। ये भी 26वीं गैर आईनी तरमीम के खिलाफ था। ये जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा था, ये कोई आपको वो नहीं आए थे, हमला करने नहीं आए थे। 26वीं गैर आईनी तरमीम और जिनको बेगुनाह लोगों को, सियासी कैदियों को अंदर जेलों में रखा हुआ है 1.5 साल से और उनको कहा गया कि ये दहशतगर्द हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है और 12,000 नहीं सॉरी तकरीबन 25,000 वो अयूबी दौर का काला कानून वही कि जी जो एमपीओ है 3 एमपीओ 16 एमपीओ जारी करते हैं कि उठाया और उठा के बंद कर दिया, 3-3 माह के लिए नज़रबंद कर दिया और फिर 3 माह और नज़रबंद कर दिया और ये काला कानून अभी भी मंजूर हुआ है कि आप उठा के अंदर रख सकते हैं। ये उन कवानीन के खिलाफ था, तो इसलिए इसमें मुमासलत बहुत है और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझती है। बहरहाल हुआ ये है जनाब कि ये सारे का सारा एपिसोड आवाज़ें आ रही हैं, शहबाज शरीफ साहब ने सारे का सारा मलबा सिपा सलार पे डाल दिया, पहले हल्ले और उसके बाद अता तारड़ साहब ने कहा गोली चली ही नहीं। वो कहते हैं मुकर ही जाएँ, बिल्कुल ही मुकर जाएँ क्योंकि इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है, वो मुकर गए। मरियम साहिबा आईं, वो कहती हैं मैंने तो पंजाब पुलिस को सख्ती से हुक्म दिया था कि गोली नहीं चलानी, तो वो आ गईं। उसके बाद साथ ही वो कहती हैं कि ये सब इंतशारी हैं, ये फसादी हैं, ये दहशतगर्द हैं, इनको आप तह-ओ-तह कर दें, इन पे बुलडोज़र, उन पे टैंक चला दें। वो ये कहती हैं, साथ ये भी कहती हैं गोली चलाने का हुक्म हमने नहीं दिया और साथ ये भी कहते हैं कि इनको बुलडोज़ कर दें, इनको तह-ओ-तह कर दें, इनको इज्तिमाई कब्रों में डाल दें, ये भी है। उसके बाद मिसिंग भी लोग हैं और वो भी नज़र नहीं आ रहे, तो ये सब कुछ भी हो रहा है। अब परसों जो है शहबाज शरीफ साहब हो गए, लेकिन क्या करें कि मोहसिन नकवी साहब और अता तारड़ साहब ने इस कत्लेआम से पहले भी कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, उन्होंने ये कहा और ये उसी जगह पे कत्लेआम वाली जगह पे आके उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए थे। कोई किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और एक गोलियों का छट्टा आएगा, इनको साफ कर देगा, रेंजर्स को हुक्म देंगे, 5 मिनट में सफाया कर देंगे। ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये चीज़ें रिकॉर्डेड मौजूद रिकॉर्ड है। उसके बाद फिर ये जब कत्लेआम हुआ तो उसके बाद फिर जश्न फतह के तौर पे ये दोनों आए और दोनों ने आके फिर उसी तरीके से बताया कि इस्लामाबाद पुलिस ने हिस्सा लिया, पंजाब पुलिस ने हिस्सा लिया, सिंध पुलिस ने हिस्सा लिया, एफसी ने लिया, रेंजर ने लिया, पाक आर्मी ने लिया। ये इन्होंने आके बता दिया और आके बता दिया कि जनाब ये हमारा हमने फतह कर लिया है ये इलाका सारा और जितने भी आए थे उन सबको फारिग कर दिया है। ये आया। उसके बाद फिर ये भी आया, सरकारी दानिश्वरों ने बताया कि 100 गाड़ियां और 100 सर कुचल दिए गए हैं, ये उन्होंने बताया। तो गिनती 100 से ऊपर शुरू होती है। इसलिए फिर अगली बात ये है कि चूंकि अब ये हुआ ये है कि सफारतकारों को बुलाया गया कल या परसों बुलाया सफारतकारों को
और गैर मुल्की सफारतकारों को, जो ज़ाहिर है डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, और उसमें बुलाया और उनको बुला के उनको ब्रीफिंग दी गई। जनाब समधी साहब ने, अकाउंटेंट हैं पेशे के एतबार से, लेकिन वज़ीर ख़ारजा हैं, और वज़ीर ख़ारजा इसलिए हैं कि वो समधी हैं, और नायब वज़ीर आज़म भी हैं, और इसलिए कि वो समधी हैं और सबसे ऊपर होना चाहिए उनको, और जिनके समधी हैं सुसर से नीचे, समधी समधी 1 से नीचे होना चाहिए, लेकिन बाकियों से ऊपर होना चाहिए, लिहाजा और नायब वज़ीर आज़म भी हैं, समधी भी हैं, अकाउंटेंट भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वज़ीर ख़ज़ाना डिफेक्टो वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं, वो सब कुछ हैं। उन्होंने कल फिर बुलाया, और कल या परसों उन्होंने बुला के बताने की कोशिश की और कहा कि जनाब ये सारा कुछ नहीं है, गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अपने तौर पे उन्होंने जो कुछ एक बयानिया था वो बनाने की कोशिश की। जैसा कि बयानिया कल आया हम रावलपिंडी से, और फॉर्मेशन कमांडर्स के बाद जो जारी किया गया, वो बयानिया उसी तरह का बयानिया मिला-जुला के पेश किया गया, और कहानी सुनाने की कोशिश की गई कि ये मुसल्लह थे, वो ये थे, वो थे, और ये सारी उन्होंने बताया डार साहब ने। लेकिन जो हमें आपको जो रिपोर्ट्स अब रिपोर्ट हो भी रहा है, और बहुत जो जानने वाले जानकारी करने वाले हैं, तो उसमें कोई भी कोई भी कोई एक भी ये मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, ख़्वाह वो आपका तरफ़दार था या आपका तरफ़दार नहीं था। कोई एक सफ़ारतकार भी वज़ीर ख़ज़ाना और इसहाक़ डार साहब, नायब वज़ीर-ए-आज़म जनाब समधी साहब, उनकी किसी एक बात पे भी उसने इत्तेफ़ाक नहीं किया, किसी एक सफ़ारतकार ने। उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये यहाँ पे गोली नहीं चली। गोली चली। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डिप्लोमैटिक एन्क्लेव बहुत दूर नहीं है, डिप्लोमैटिक एन्क्लेव साथ ही है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि कुछ सफ़ारतखाने तो बिल्कुल दफ़्तर ख़ारजा के सामने हैं। दफ़्तर ख़ारजा के सामने कुछ सफ़ारतखाने हैं, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बना हुआ है, उसके सामने हैं। जो मेन पे आते हैं सफारत खाने पूरी, और कुछ पीछे हैं। लेकिन इन गोलियों की जो तड़तड़ाहट है, जो ऑटोमेटिक हथियार इस्तेमाल किए गए और मशीन गन्स इस्तेमाल की गई और नाइट विजन वाले हथियार इस्तेमाल किए गए, जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होते हैं, वो हथियार इस्तेमाल हुए हैं, और स्नाइपर्स हाई राइज बिल्डिंग में बैठे हैं। तो हाई राइज बिल्डिंग जो है ना, सबसे बड़ी हाई राइज बिल्डिंग डिप्लोमेटिक एनक्लेव अमेरिका की है, और शायद किसी को इल्म नहीं है, अमेरिका की है। और उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें ऊपर लगाई हुई हैं, जिनको ये टच नहीं कर सकते, इनको देख नहीं सकते। तो उन्होंने भी बहुत कुछ और फिर ये कि ऊपर जो आपका सैटेलाइट से तस्वीरें ली जाती हैं ना, वो भी वो लेते हैं, एक बात। दूसरी बात है कि हर सफारत खाने ने, ये मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह है, एक तो लॉजिक है और दूसरी इन्फॉर्मेशन भी है। लॉजिक ये है कि हर सफारत खाने में डिफेंस अताशी होते हैं, और मिलिट्री के लोग हर सफारत खाने में होते हैं। हमारे जो गैर मुल्की सफारत खाने हैं पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों में, वहाँ पे भी हम डिफेंस अताशी भेजते हैं, और इसी तरीके से पाकिस्तान में भी, क्योंकि पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट मुल्क है, और इसमें भी डिफेंस अताशी मौजूद हैं हर मुल्क के। और वो ख़ास सऊदी और मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और अमेरिका है, बरतानिया है, चाइना है, रशिया है, सबके मिलिट्री अताशी मौजूद हैं। और वो मिलिट्री अताशी जो हैं, और वो नेटो ममालिक के भी जो हैं हमारे सफारत खाने, उनके भी हैं। तो वो जो हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा भी है, तो वो सारे के सारे मिलिट्री अताशी, मिलिट्री ऑब्जर्वर्स जो हैं, उनको पता है कि ये कौन से हथियार इस्तेमाल हुए उस रात, और किस शिद्दत के साथ इस्तेमाल हुए, और कितनी ज़्यादा फायरिंग की गई, और उस फायरिंग के नतीजे में, गोलियों की बौछार के नतीजे में कितने लोग जो हैं वो उनकी किलिंग हुई है। ये उनको एक रफ आइडिया है, और वो अपने अपने सफारत खानों को, यानी कि अपने अपने मुल्कों को इन्फॉर्म कर चुके हैं। वो चिट्ठियां लिख चुके हैं, वो साइफर लिख चुके हैं, साइफर भेज चुके हैं कि इस्लामाबाद में 26 और 27 नवंबर की दरमियानी शब ये कुछ हुआ, वो ये बता चुके हैं। इसलिए इसहाक डार साहब उनके पास गए हैं। उन्होंने, ज़ाहिर है वो पेशे के एतबार से अकाउंटेंट हैं, और डिफेक्टो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, और अमलन वो वज़ीर ख़ारजा हैं, और नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी ये क्वालिटी है। और उन्होंने माशाअल्लाह से क्या ही ब्रीफिंग दी होगी, और क्या आप ज़रा सोच लें कि क्या उन्होंने बताया होगा।
اور جو سامنے بیٹھے ہیں وہ اپنے فیلڈ کے پروفیشنلز جو بیٹھے تھے وہ تھے سفارتکار، وہ ان میں سے کوئی بھی اکاؤنٹنٹ نہیں تھا، تو اس لیے وہ سارے کے سارے اپنے فیلڈ کے پروفیشنلز تھے اور ان کو بھیجا گیا تھا بریفنگ جو گئے تھے، تو ان کے سامنے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید بھینس کے آگے بین بجایا جاتا ہے اس طرح سے ہوگا، وہ نہیں ہوا، اور انہوں نے یہ سارے کے سارے ریجیکٹ کر دیا ہے، ان کی بریفنگز کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کیونکہ وہ انہوں نے ایسے سوالات بھی کیے کہ جس کا آئیں بائیں شائیں کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور ٹیشو پیپر استعمال ہوا، ڈار صاحب نے ٹیشو پیپر بھی استعمال کیے، ماتھے پہ پسینہ بھی آ رہا تھا، تو لہٰذا ان کو چائے شائے پلائی اور اس کو چلتا کیا۔ اسی لیے یہ جو چیزیں ہیں جی یہ اتنی جلدی آسانی سے دبنے والی نہیں ہیں۔ تو ایک تو یہ بہت بڑی خبر یہ تھی، کیونکہ کل جو پہلا ہے ایف آئی آر درج کروانے کا معاملہ وہ پہنچ چکا ہے، آئی تھنک شہزاد ستی جو ہیں پنڈی کے نوجوان، انیس ستی سوری، وہ گئے ہیں، تو ان کے ورثا گئے ہیں ایف آئی آر درج کروانے کے لیے، شہباز شریف، محسن نقوی، عطا تارڑ، سیکرٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی اور اس سمیت کافی لوگ ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کے لیے گئے تھے۔ پولیس نے ایف آئی آر درج نہیں کی گئی، ایس ایچ او تھانہ کوسار نے، اب وہ معاملہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی کورٹ میں پہنچ چکا ہے اور انہوں نے نوٹس جاری کر دیے ہیں اور 14 تاریخ کے لیے 14 دسمبر کو آئیں اور آ کے پولیس بتائے۔ تو یہ معاملہ اس طرح سے ہے، اور باقی شہداء جو ہیں وہ جتنے بھی پہنچے ہیں اس قتل عام کے شہداء، وہ ورثاء جو ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور جو زخمی ہیں ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ نے زبان نہیں کھولنی، لیکن وہ سب لوگ اپنی اپنی لیڈرشپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو اس لیے جناب اب آگے ایک اور خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے خاص طور پہ جی آئی ہے راول پنڈی سے، اور وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ بشرا بی بی آئی ہیں میدان میں، اور انہوں نے بھی اس بات کو بتا دیا ہے، خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید بشرا بی بی جو ہیں وہ خاموشی اختیار کر لیں گی، اور وہ ان کو انڈر پریشر بھی کافی کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو داد دینی چاہیے، ان کو انڈر پریشر بھی بہت کیا گیا، ان کو ملائن بھی بہت کیا جا رہا ہے، ان کو آئسولیٹ کرنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے، اور سارے کا سارا ملبہ ان پر ڈالا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ سب کی ذمہ دار جی بشرا بی بی ہیں، لیکن بشرا بی بی نے بہت اچھی طریقے سے ایک بات بیان کر دی ہے، اب وہ خود شہداء کی فیملیز کے پاس جا رہی ہیں، اور ان کو جا کے شہداء کی فیملیز کو ساری صورتحال سے وہ خود مخاطب ہیں، اور ان کے شہداء کے نام پہ خیبر پختونخوا میں پہلا سکول، پہلے شہید کے نام پہ سکول جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بالکل بنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بشرا بی بی کی آج پہلی یہ ڈی چوک کے بعد پہلی دفعہ وہ اپیئر ہوئی ہیں، وہ ذرا سنیے گا کہ کیا کہتی ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں وہ اتنی آسانی سے دبنے والی نہیں ہیں، اور انہوں نے بہت سارے رازوں سے پردہ بھی اٹھا دیا ہے بشرا بی بی نے۔ وہ کیا فرماتی ہیں ذرا سنیے گا جی۔ اور آپ کی جو گاڑی تھی وہ کلثوم اسپتال سنیے موجود تھی، فائرنگ کے وقت بھی ہم موجود تھے، اور آپ کی جو گاڑی تھی وہ کلثوم اسپتال کے ساتھ گئی تو ہم دیکھیے میں اتنی تکلیف میں تھی اتنے دنوں سے، کیونکہ اتنی شہادتیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ لوگ غلط اور جھوٹ کیوں بول رہے ہیں۔ میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں، اور جو خان کے لیے نکلے ان کو تو بالکل چھوڑ کے میں نہیں اکیلا جا سکتی، کسی کو نہیں پتا تھا میری گاڑی کون سی ہے۔ ڈی چوک پہ میں 12:30 بجے تک بالکل اکیلی تھی اپنی گاڑی میں۔ اس کے بعد بہت سی گاڑیاں جو آئی تھیں وہ اس کے بعد آئی تھیں، کیونکہ وہ ڈی چوک زبردستی خالی کرا رہے تھے۔ جی بالکل، تو بی بی وہاں سے نہیں ہٹی تھی کیونکہ خان نے نہیں کہا تھا کہ ہٹنا ہے، میں نے سب کو کہا تھا کہ مجھے اکیلے نہیں چھوڑنا، لیکن سب نے مجھے اکیلے چھوڑ دیا تھا، اور میں وہاں بالکل اکیلی تھی۔ یہ صرف میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بی بی وہاں اکیلی تھی اور سب چھوڑ کے جا چکے تھے۔ بالکل صحیح بات ہے، میں خود اس چیز کا گواہ ہوں۔ جی وہاں بہت سے گواہ ہیں، 30 سے 40 لوگ وہاں موجود تھے نہیں جنہوں نے بیٹا گھیرا ہوا وہاں تھا آپ بہت کی سے گاڑی گواہ ہیں، کو۔ وہاں بہت سے گواہ ہیں، صرف وہ 30-40 نہیں،
جو وہاں زبردستی روڈ خالی کرا رہے تھے وہ خود بھی گواہ ہے. اور جب میں وہاں سے نہیں جا رہی تھی تو سیدھی میری گاڑی پہ فائرنگ ہوئی اور باقی جو قافلہ ہے وہ بعد میں آیا تھا. میڈم یہ پہلی بھی CPI کو عمران خان کو اس خیبر پختونخوا نے سپورٹ دیے اور اپنی جان کی قربانی لگا کر پٹھان ہمیشہ غیرت مند رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ثبوت دیا ہے. اور انشاءاللہ آنے کوئی شک نہیں والے وقت میں بھی ہم یہ ثابت کریں گے کہ PTI کے ساتھ اور خان صاحب کے ساتھ ہے. میں آئی بھی اس لیے ہوں کہ خان کے نام پہ جو شہید ہوئے ہیں خان نے کہا تھا کہ ان کے پاس جانا ہے بہت ضروری. چلے جی. یہ جناب بشرا بی بی ہیں اور یہ فرسٹ ٹائم اپیئر ہوئی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں جی ختم نہیں ہوتی. پھر ایک اور گئے ہیں رؤف حسن صاحب ان کے ساتھ تھے, فیصل امین ساتھ تھے اور 4 سدہ میں گئی ہیں اور جہاں بھک کارکن تاج الدین کے نام سے گرلز ہائی اسکول قائم کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے. یہ دیکھیں یہ گئی ہیں جی اور فیصل امین ساتھ ہیں اور گرلز ہائی اسکول, پہلا گرلز ہائی اسکول جو ڈی چوک کے شہید ہیں کارکن تاج الدین کے نام سے پہلا گرلز ہائی اسکول جو ہے وہ بنا رہے ہیں, یہ اعلان کیا ہے. تو یہ بات بڑی کیٹاگوریکلی سامنے آ رہی ہے اور بشرا بی بی کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور بشرا بی بی کو ہی سب کچھ کیا جا رہا تھا, لیکن وہ حقائق سامنے لانے کے لیے اب وہ تیار ہیں اور خود سامنے آ گئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پھر یہ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر آپ کو بتا دوں کہ معاملہ کافی ہے اور ڈار صاحب کی بریفنگ کے بارے میں میں نے بتا دیا, بشرا بی بی کا بھی میں نے آپ کو بتایا. اب ایک اور خبر ہے اور یہ ساری سچویشن جو ہے جی جو کچھ ہو رہا ہے قتل عام کے بارے میں, شہباز شریف صاحب انہوں نے سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا ہے آرمی چیف عاصم منیر صاحب پہ. اس کے بعد محسن نقوی صاحب انہوں نے ساری فورسز پہ انہوں نے کہا کہ ساری فورسز نے اس میں حصہ لیا اور اس کے بعد وہ خاموش ہیں بالکل ان کے لیے. اور کیونکہ انہوں نے بڑا اجلا چہرہ, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس رات آئے تھے اور آپریشن سے پہلے بھی آئے اور آپریشن کے بعد بھی آئے, قتل عام سے پہلے بھی آئے اور قتل عام کے بعد بھی آئے. DGISPR کل جو کور کمانڈرز فارمیشن کمانڈرز بلکہ کانفرنس ہوئی اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اور وہ یہی تھا کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور اس سے فوج اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے وہ یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ سوشل بائیکاٹ اور معاشی بائیکاٹ کا جو سلسلہ ہے, مصنوعات کا بائیکاٹ وہ چل رہا ہے اور وہ بہت زیادہ اس کا میں کہوں گا کہ اس کا رسپانس بہت پازیٹیو آ رہا ہے اور اس سے بہت افیکٹ ہوا ہے کیونکہ لوگ اس کو اب کر رہے ہیں. میں پڑھ رہا تھا شامی صاحب کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی اور بریگیڈیئر صاحب نے 2 بریگیڈیئر صاحب کا بھی یہ بات صحیح ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی ہے, کیونکہ ہم تو ایک ہی تھے اور عوام ہیں, کیونکہ جو فوج ہے وہ تو جی 8 لاکھ یا 7 لاکھ کی فوج ہے نا, تو 7 لاکھ کی فوج کو سارے اخراجات کون دے رہا ہے؟ یہ اتنا بڑا جو ڈیفنس کا ہے وہ کون دے رہا ہے؟ وہ پاکستان کے عوام دے رہے ہیں نا, اپنا پیٹ کاٹ کے ڈیفنس بجٹ دیتے ہیں. کبھی اف تک نہیں کیا کسی نے کوشچن نہیں کیا اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ان لوگوں نے تو بالکل ہی نہیں کیا.